तुलसी अध्यात्म नीडम द्वारा आयोजित 32वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 12 नवंबर 1983 मध्याह्न 3:15 बजे। स्थान हनुमंत भवन, बालोतरा, राजस्थान। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय मैत्री बुढ़ापे के साथ। पुंज गुरुदेव, ज्योति के साधक। भगवान बुद्ध राजकुमार अवस्था में थे, जा रहे थे। रास्ते में कुछ देखा, एक आदमी झुककर चल रहा है, हाथ में लाठी है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, सिर डोल रहा है, पूरा शरीर डोल रहा है। देखा और अपने साथी से पूछा, कौन है ये? बूढ़ा है, ऐसे क्यों चलता है? शक्ति चुक गई, शक्तियां समाप्त हो गई। तो क्या मैं भी ऐसा बूढ़ा बनूंगा? कि निश्चित बनेंगे, जिएंगे तो, मर जाएंगे तो काम का काम है, जिएंगे तो बूढ़ा तो बनना ही होगा। ये तो दुनिया का नियम है, हर आदमी को बूढ़ा बनना होगा, आप भी बनेंगे। उन्हें बोधि प्राप्त हुई, वैराग्य हुआ, उसमें कई निमित्त बने। एक निमित्त यह बूढ़े का दर्शन भी है। बूढ़े का दर्शन हुआ और वैराग्य को उद्दीपन मिला। बूढ़ापा सचमुच बुरा माना जाता है, अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। न बूढ़ापा अच्छी दृष्टि से देखा जाता, न बूढ़ा आदमी अच्छी दृष्टि से देखा जाता। दोनों ही बहुत आदरास्पद नहीं है। बुढ़िया चल रही थी, झुकी हुई, और कूप निकल गई, ऐसे झुककर चल रही थी। तो कुछ मन चले युवक मिले, पूछा कि माँ जी क्या खोज रही हो? क्या खोज रही हो आज? क्या गुम हो गया? क्या खोज रही? हमें बताओ, हम भी ढूंढ दें, सहयोग करें तुम्हारा। बुढ़िया बड़ी समझदार थी, बोली, बेटा और कुछ नहीं खो गया, गतम तारुण्य मौक्तिकम, यौवन का मोती खो गया, उसे ढूंढ रही हूं, कहीं मिल जाए तो, कहीं मिल जाए और फिर जवान बन जाऊं। आदमी के मन में चिर युवा रहने की भावना, आकांक्षा बहुत लंबे समय से रही है और आज भी इस दिशा में सोचता है कि बूढ़ापा न आए, सदा यौवन बना रहे। बासी होना कोई नहीं चाहता, ताजा रहना चाहता है। आदमी को ताजा फल चाहिए, ताजा रोटी चाहिए, ताजा साग चाहिए, ताजा मक्खन चाहिए, सब ताजा चाहिए, बासी नहीं चाहिए, फ्रेश, बिल्कुल ताजा, सद्यस्त। बासी काम का नहीं। तो ये आकांक्षा रही है कि बूढ़ापा न आए। मरने की तो नहीं है, मरने की अपेक्षा तो बूढ़ा होना ही अच्छा समझता है कि बूढ़ा भले हो जाऊं, मरूं नहीं। पर दूसरे नंबर में बूढ़ापा अच्छा नहीं लगता कि जीऊं तो युवा, चिर युवा रहूं। इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में कायाकल्प की विधियां खोजी गई। कायाकल्प कर लिया जाए जिससे कि बूढ़ा आदमी जवान फिर बन जाए। कायाकल्प एक प्रक्रिया है, एक प्रयोग है आयुर्वेद का, कायाकल्प। मदन मोहन मालवीय ने किया था कायाकल्प, और भी बहुत सारे लोग कायाकल्प की विधि में जाते थे। और आज मेडिकल साइंस में भी
इस पर बहुत खोज हो रही है कि बुढ़ापे को रोका जा सके। अनेक विधियां इसके लिए चालू है कि बुढ़ापा न आए। इतना क्या बुरा है बुढ़ापा? बुरा क्या है? जितना बुरा माना जाता है शायद उतना बुरा तो नहीं है, किंतु मनुष्य के निषेधात्मक दृष्टिकोण ने बुढ़ापे को बहुत बुरा बना दिया है। जब अपना दृष्टिकोण निषेधात्मक हो जाता है और अपनी अनुपयोगिता अपने आप आदमी प्रमाणित कर देता है तो सचमुच बुढ़ापा बहुत बुरा बन जाता है। यह सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। यह दुनिया का एक नियम है कि अनुपयोगी बना और निकम्मा बना। अनुपयोगी जो किसके लिए काम का नहीं होता, उपयोग का नहीं होता, जिसने अपनी व्यर्थता प्रमाणित कर दी, उसके प्रति सहज ही अनादर का भाव पैदा हो जाता है। आपने कहानी सुनी होगी, बहुत प्रसिद्ध कहानी है टोकरिए के नाम से। टोकरिया आदमी बूढ़ा हो गया, बहुत कमाता था, बहुत प्रिय था, पूरे परिवार का पालन पोषण भरण सब कुछ करता था। बूढ़ा हो गया और उसने अपने आप को बूढ़ा मान लिया, काम से हट गया। अब जब काम सामने नहीं रहता तो 20 वर्ष बाद बूढ़ा होने वाला 20 वर्ष पहले ही बूढ़ा हो जाता है। काम आदमी को बूढ़ा नहीं होने देता। आज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि मस्तिष्क को सक्रिय रखा जाए, आदमी बूढ़ा नहीं बनेगा। मस्तिष्क का उपयोग न किया जाए, काम न लिया जाए, आदमी जल्दी बूढ़ा बन जाएगा। बहुत गहरा संबंध है हमारे मस्तिष्क के साथ, हमारे जीवन का, हमारी आयु का मस्तिष्क के साथ बहुत गहरा संबंध है। जीवन और मृत्यु दोनों मस्तिष्क के साथ जुड़े हुए हैं। पुराने जमाने में कुछ और बातें मानी जाती थी, आज ये बात मस्तिष्क के साथ जुड़ गई। हमारा एक कार्य चल रहा है आचार्य के भाष्य का। आचार्य सूत्र का भाष्य लिखा जा रहा है। आचार्य में एक सूत्र है, अपंग च खलु आयुयम, मनुष्यों की आयु अल्प होती है, कम आयु में मर जाते। कारण बताए हैं कि श्रोत्र इंद्रिय परिहीन हो जाता है, चक्षु इंद्रिय परिहीन हो जाता है, इंद्रियों की शक्तियां कम हो जाती है और आदमी थोड़ी आयु में मर जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है कि इंद्रियों की शक्ति कम होने का और जल्दी मरने का संबंध क्या है? क्या संबंध है? बात को समझ में नहीं आती। ये कहा जाए कि हृदय कम काम करता है, गुर्दा कम काम करता है, लीवर कम काम करता है, तब तो अल्प आयु की बात समझ में आती है। पर इंद्रियों की शक्ति कम हो जाए, आदमी जल्दी मर जाता है, इसे समझने में बड़ी कठिनाई है, किंतु बहुत गहरी बात है। और गंभीर चिंतन के द्वारा बात समझ में आई कि इंद्रियों की शक्तिकार आयु का बहुत बड़ा संबंध है। फिर कुछ खोजा गया तो पता चला कि हृदय पहले नहीं मरता, श्वास तंत्र पहले नहीं मरता, पहले मस्तिष्क की कोशिकाएं मरती है।
जब तक मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं मरती, चाहे हृदय की गति बंद हो जाए, चाहे फेफड़ा काम करना बंद कर दे, लीवर काम करना बंद कर दे, गुर्दा काम करना बंद कर दे, आदमी मरेगा नहीं। मरेगा तब जबकि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे। सारा संचालन होता है मस्तिष्क के द्वारा, सारे संदेशों का विनिमय मस्तिष्क के द्वारा होता है, सारे निर्देश मस्तिष्क के द्वारा दिए जाते हैं, चाहे हृदय काम करता है, चाहे फेफड़ा काम करता है। आखिर नियंत्रण कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क ही तो करता है। इसीलिए मस्तिष्क वैज्ञानिक मानते हैं कि जब सुनने की चेतना, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, ये सारी शक्तियां अपना काम करना बंद कर देती हैं, मस्तिष्क की कोशिकाएं निष्क्रिय बन जाती हैं, तब कहीं आदमी मरता है। अगर आदमी मस्तिष्क से काम न ले तो निकम्मा बन जाता है, बूढ़ा बन जाता है। ऐसा न सोचें कि मस्तिष्क से काम लेंगे तो फिर ज्यादा जिएंगे नहीं। कभी कभी ऐसा भी चिंतन का कोण होता है। एक आदमी ने सोचा कि घर में ब्याह होने वाला है 2 महीने के बाद और गाय दूध देती है 1 किलो। अब 1 किलो देती है, और भी कम होता चला जाएगा। और 2 महीने बाद शादी है, दूध कम मिलता है, तो ऐसा करूं कि गाय को दूहना बंद कर दूं, तो 2 महीने बाद एक साथ सारा 60 किलो दूध एकदम मिल जाएगा। गाय को दूहना बंद कर दिया। अब जब समय आया, गाय को दूहने बैठा, बर्तन लिया, दूहने बैठा तो बूंद भी नहीं टपक रही है। सोचा तो था कि 2 महीने बाद एक साथ 60 किलो दूध मिल जाएगा, पर जो था वही सूख गया। गाय को तो दूहते चले जाओ तो गाय दूह देगी, दूहना बंद कर दो तो जो है वह भी सूख जाएगा। यह हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क, इसका दोहन करते चले जाओ तो ये काम देते चले जाएंगे। ये सोचो कि अभी काम नहीं लेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी तब एक साथ काम ले लेंगे, तो काम जो कर रहे हैं वह भी सारा बंद कर देंगे। जो लोग बहुत आराम में विश्वास करते हैं, पड़े रहना चाहते हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, न मस्तिष्क से काम लेना चाहते, न शरीर से काम लेना चाहते, किसी अवयव से काम लेना नहीं चाहते, जल्दी बूढ़े बन जाते। तो बूढ़ा होने का एक कारण है मस्तिष्क से काम न लेना। तो उस सेठ ने काम करना बंद कर दिया, कमाना बंद कर दिया, आराम में लग गया। तब लड़कों ने सोचा, अरे ये तो बूढ़ा हो गया, अपने काम का तो रहा नहीं। और जब काम का था, सब पर हुकूमत चलाता था, आदेश देता, अपनी मनचाही करता। अब काम करना तो बंद कर दिया, अपने आप को अनुपयोगी तो बना दिया, हुकूमत वैसे की वैसे चलाता। तब सबको बुरा लगने लग गया। हुकूमत किसी को अच्छी नहीं लगती, किंतु उपयोगिता होती है तब तक हुकूमत मान ली जाती, तब तक आदेश मान लिया जाता है। सोचा जाता है अभी इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जब सोचते हैं कि हमारा काम तो मजे से चलता है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं है, और हुकूमत भी करता है। भिखारी और टेंगारी, एक कहावत है राजस्थान की, भिखारी भी और टेंगारी भी, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। तो काम का भी नहीं और इतना अनुशासन, इतना नियंत्रण रखना भी चाहता है। सब लड़के उद्दंड होने शुरू हो गए, चिड़चिड़े होने लग गए, टोकने लग गए, सामने बोलने लग गए। बूढ़े ने कहा, अरे मेरे सामने बोलते हो, कल तक तो चू नहीं करते, आज ऐसा करने लग गए। लड़कों ने कहा, चल चल बहुत देखे। हाँ, और अवज्ञा शुरू हो गई। अवज्ञा होते होते यहां तक पहुंच गई, लड़कों ने सोचा कि बूढ़ा
शांति से नहीं रहने देता, अब तो कोई उपाय करना चाहिए। क्या करें? सोच ही रहे थे, सोच रहे तो एक दिन सबने मिलकर सोचा, ऐसा करो कि बूढ़े को यहां से उठाकर जो गौओं का बाड़ा है उस बाड़े में ले जाकर वहां रख दे। बस एकांत स्थान, न रोकना न टोकना, किसको रोकेगा टोकेगा, एकांत में बैठा मौज करे, कोई चिंता की बात। बूढ़े को ले जाकर वहां सुला दिया, रख दिया। बहुत कहा पर किसी ने सुना ही नहीं। अब समय पर न खाना मिलता, न पीने को पूरा पानी समय पर मिलता, कोई व्यवस्था नहीं, कोई चिंता नहीं। बड़ी मुसीबत हो गई, बड़ी मुसीबत। अब क्या करे बूढ़ा? किसी को हेला करता है, बुलाता है, कोई सुनता नहीं, बात कुछ बनती नहीं। बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। एक दिन पोता वहां पहुंच गया और उसने देखा, दादा की हालत को देखा, बड़ा दुखी था। मन में प्रेम जागा, करुणा जागी, स्नेह जागा। उसने कहा, दादाजी आपकी ये हालत, अरे भाई देख लो, क्या करूं? जब भूख लगती है तो कोई आता ही नहीं, खिलाता ही नहीं, रोटी नहीं मिलती, यह हालत है। उसने जाकर अपने पिता से कहा, चाचा से कहा कि यह हालत तो अच्छी नहीं है, इसका कुछ होना चाहिए। लड़का बड़ा समझदार था, होना चाहिए। तब उन्होंने मिल मिलाकर और एक उपाय खोजा। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, व्यवस्था कर देंगे। व्यवस्था कर दी। एक घंटी पास में रख दी कि जब भूख लगे तब घंटी बजा देना, रोटी पहुंच जाएगी, पानी पहुंच जाएगा और कोई आदमी पहुंच जाएगा, जरूरत पूरी हो जाएगी। घंटी रख दी, यानी टोकरिया रख दिया। पोता फिर गया दूसरे दिन, जाकर पूछा, दादाजी अब तो व्यवस्था हो गई? कि भाई हो गई। क्या हुआ? कि ये देखो घंटी, ये टोकरिया, घंटी बजाता हूं, रोटी मिल जाती है। उसने कहा, ये तो बहुत बुरी बात है। भला मेरे दादा ने इतना किया और आज यह अवस्था हो गई। अच्छी बात। थोड़ी देर बैठा, बातचीत की और घंटी को उठाकर ले गया। बूढ़े में और मुसीबत हो गई, घंटी और चली गई, टोकरिया और चला गया। अब क्या करें? 2-4 दिन बीते और कोई लड़का किसी काम से आया, आकर पूछा कि कैसे रोटी तो पहुंच जाती है समय पर? कि कहां पहुंचती है? तो घंटी क्यों नहीं बजा देते? अरे घंटी भी है कहां, वह भी ले गया। कौन ले गया? कि तुम्हारा लड़का ही ले गया। घंटी भी नहीं रहने दी, और कुछ तो नहीं, न सोना न चांदी न पैसे, घंटी को भी नहीं छोड़ा। आया, लड़के से कहा, तू घंटी लाया? कहां लाया हूं। क्यों लाया? जरूरत पूरी होती थी तेरे दादा की, मुसीबत हो गई। कि नहीं लाया हूं। तो दे दो, वापस कर दो, वहां रखा होगा। नहीं, वापस नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? कि मुझे जरूरत है। तुझे क्या जरूरत है घंटी की? कि जरूरत है, एक दिन आपको भी बूढ़ा बनना है, तो मुझे घंटी चाहिए। फिर वे एक दिन घंटी तो चाहिए, और आपके लिए भी जरूरत है। फिर कहां से खोजूंगा? अभी सुरक्षित रख देता हूं पेटी में जाप्ते के साथ। जब आप बूढ़े बनेंगे तो आपको भी वही घंटी दूंगा। बाप ने सोचा कि ये लड़का तो बहुत तेज है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी घंटी पकड़ा दे। हाँ, तो बात ठीक है कि आदमी जब अनुपयोगी बन जाता है तो घंटी पकड़ा दी जाती है, टोकरिया हाथ में आ जाता है। बहुत प्रसिद्ध है टोकरिया की कहानी। ये कहानी कोरी कहानी नहीं है, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार होता है। मैंने सुना है
कि लंदन में, इंग्लैंड में बूढ़े आदमी सुखी नहीं, बहुत दुखी। और ये केवल लंदन की ही बात नहीं, इंग्लैंड की ही बात नहीं, शायद सारी दुनिया में होने वाली बात है। इसलिए आज का युवक इतना व्यस्त हो गया कि उसे अपने बूढ़े माँ बाप को संभालने के लिए फुर्सत भी नहीं है, समय नहीं है, इतनी व्यस्तता बढ़ गई। कहाँ समय जो बूढ़ों के पास जाकर बैठे, बूढ़ों से बातचीत करे, उनके मन को बहलाए, उन्हें सांत्वना दे, उनको प्रीति को निभाए, किसी के पास समय नहीं है। लड़का कहीं रहता है, बूढ़ी माँ दादी कहीं रहती है, संभालने का भी समय नहीं है, बोलने का भी समय नहीं है। दुखी क्यों है? पूरी बात पढ़ी तो पता चला कि कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। तो वहां की सरकार बूढ़ों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करती है, अच्छा खाने को, दवाई की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, व्यवस्था में कोई कमी नहीं। किंतु आदमी को सब व्यवस्थाओं से परे एक बात चाहिए, जिसकी पूर्ति के बिना सारी व्यवस्थाएं निकम्मी बन जाती है। वह होता है स्नेह, वह होता है प्रेम और वात्सल्य। जब स्नेह, प्रेम और वात्सल्य नहीं मिलता, हजार व्यवस्थाएं भयंकर बन जाती है और दुखदायी बन जाती है। उन्हें कोई वात्सल्य नहीं मिलता। बूढ़ा आदमी चाहता है कि लड़का, लड़की, लड़के की बहू, जो भी छोटे हैं, वे पास में आकर बैठे, मीठी बातें करें। और बूढ़े आदमी का स्वभाव हो जाता है कि पुरानी बातों को याद करना। बूढ़े को जितना रस पुरानी स्मृतियों में होता है, उतना रस शायद किसी में नहीं होता। कोई सुनने वाला तो चाहिए, कौन सुने उसके पास आकर? कौन निकम्मा है जो बैठा रहे सारी बातें सुने? कौन उसके मन को बहलाए? जब कोई बात सुनने वाला नहीं होता, इतनी घुटन पैदा हो जाती है, उमस जाता है। जैसे कोई इतनी हवा भर दी गई, थैली, रबर की थैली, हवा इतनी भर दी गई कि अब फटने की तैयारी होने लगती है। ठीक वही बात हो रही है कि उन्हें जो स्नेह चाहिए, जो प्रेम चाहिए, वह नहीं मिलता है, इसलिए ज्यादा दुखी है। सचमुच ये बुढ़ापे की बहुत बड़ी समस्या है और इसीलिए बुढ़ापा बड़ा दुख होता है। कहा गया है कि बुढ़ापा एक दुख है। इधर तो शक्तियां क्षीण हो जाती है, शरीर की शक्ति कम होती है, इंद्रियों की शक्ति कम हो जाती है, कम सुनना, कम देखना, बोलने की शक्ति कम हो जाती है और नियंत्रण की शक्ति भी कम हो जाती है, चिंतन की शक्ति भी कम हो जाती है, मस्तिष्क भी पूरा काम नहीं करता। इस स्थिति में आदमी अवस्था बन जाता है। संस्कृत साहित्य में बूढ़ापे का बहुत बड़ा चित्रण किया गया है। अंगम गलितम, शरीर तो गल गया, पलितम मुंडम, सिर सफेद हो गया, दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह दांत बिना का हो गया। एक दूसरे कवि ने कहा है कि पुनरपि बाल्यम कृतम जरया, बूढ़ापे ने फिर बच्चा बना दिया बूढ़े को। बच्चे के भी मुंह में दांत नहीं होता और बूढ़े के मुंह में भी दांत नहीं होता, फिर बच्चा बन गया। और क्या हुआ? बच्चा भी चलता है तो लड़खड़ाता चलता है, और बूढ़ा चलता है तो वह भी लड़खड़ाता चलता है। पुनरपि बाल्यम कृतम जरया, फिर से बच्चा बना दिया। दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बेचारा दो पैरों के सहारे चल नहीं सकता, एक तीसरा पैर और चाहिए, लाठी और चाहिए सहारा लेने के लिए। यह सारी स्थिति है। इस स्थिति में बूढ़ापा सचमुच दुख बन जाता है। जन्म दुख है, बूढ़ापा दुख है,
बीमारी दुख है और मौत दुख है। ये एक दुखवाद, भारतीय दर्शन का दुखवाद। भारतीय दर्शन में दो धाराएं रही है, एक दुखवादी धारा और एक सुखवादी धारा। कुछ दार्शनिकों ने संसार में सुख ही सुख देखा, तो कुछ दार्शनिकों ने संसार में दुख ही दुख देखा, किंतु एकांगी बात दोनों सही नहीं है। हमारे संसार में कोरा सुख भी नहीं है और कोरा दुख भी नहीं है। दुख और सुख का एक जोड़ा है। जितने पदार्थ वे सब जोड़े होते हैं, अकेला कोई पदार्थ नहीं होता। सब द्वंद होता है, युगल होता है। सुख और दुख का जोड़ा है। बूढ़ापा दुख है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या इसलिए मैं चर्चा करूं कि बूढ़े आदमियों को और दुखी बना दूं चर्चा कर, कि पहले ही तो बूढ़ापा दुख है और ऐसी चर्चा करूं कि और दुखी बन जाए? इसलिए नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि बुढ़ापे के साथ मैत्री स्थापित करें। बुढ़ापे को भी सुखमय बनाया जा सकता है यदि हम बुढ़ापे के साथ यह शत्रुता का भाव रखेंगे, बुढ़ापे से घबराएंगे, निराशावादी दृष्टिकोण होगा, यह निषेधात्मक दृष्टिकोण होगा, तो बुढ़ापा सचमुच दुखमय बन जाएगा। किंतु यदि हमारा दृष्टिकोण आशावादी है, हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो बुढ़ापे को भी सुखमय बनाया जा सकता है और बुढ़ापा बड़ा आनंददायी बन सकता है। हम सारे संसार के इतिहास को देखें, बूढ़े लोगों ने ऐसे अद्भुत काम किए हैं जो युवक नहीं कर पाए। बूढ़े आदमियों ने बड़े बड़े काम किए हैं, कमी नहीं। 80 वर्ष का आदमी, 90 वर्ष का आदमी ऐसा अद्भुत काम कर गया जो उल्लेखनीय कार्य होता है। बूढ़े की शक्ति समाप्त नहीं होती। शक्ति तब समाप्त होती है जबकि निराशावादी दृष्टिकोण आ जाता है। उसे बदलने की जरूरत है। प्रेक्षा ध्यान के द्वारा उस निराशावादी दृष्टिकोण को बदला जा सकता है, प्रयोग के द्वारा बदला जा सकता है। एक वैज्ञानिक है ऑस्ट्रेलिया का, उसने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। ये बताया कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि है थाइमस ग्लैंड, जहां आनंद केंद्र पर ध्यान किया जाता है। थाइमस ग्लैंड, ये थाइमस ग्लैंड शरीर में यौवन लाता है। डॉक्टर बरउट ने इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला है। और यौवन आने के बाद थाइमस ग्लैंड निष्क्रिय होना शुरू हो जाता है। यौवन नहीं आता है तब तक वह सक्रिय रहता है। यौवन को लाता है। जैसे ही एक किशोर ने यौवन की दहलीज पर पैर रखा और वह निष्क्रिय होना शुरू हो जाती है। बस उसकी भाषा है कि मेरा काम संपन्न हो चुका और अब अलविदा, जा रही, निष्क्रिय हो जाती। जैसे ही यौवन पर आया और यौवन पर आते ही बुढ़ापे की तरफ में प्रयाण शुरू हो जाता है। 32 वर्ष में आदमी पूरा युवा बनता है। पूरा युवा बनता है 32 वर्ष की अवस्था में, और 40 वर्ष होते होते बुढ़ापे की तरफ ढलना शुरू हो जाता है। बूढ़ा नहीं बनता पर उस तरफ प्रयाण कर देता है, ढलना शुरू हो जाता है। थाइमस निष्क्रिय बनी और यौवन बूढ़ापे की दिशा में प्रस्थान कर देता है। यह आनंद केंद्र प्रेक्षा एक प्रयोग है महत्वपूर्ण,
थाइमस को सक्रिय रखने का। इस चैतन्य केंद्र पर जितना गहरा ध्यान होता है, थाइमस निष्क्रिय नहीं बनती। बूढ़ापे का लक्षण है निराशा, उदासी और हंसी खुशी समाप्त हो जाना। एक बच्चा आशावान रहता है, हंसता है, हंसी खुशी में रहता है, प्रसन्न रहता है, वह प्रसन्नता गायब हो जाती है। यह थाइमस का काम है। थाइमस ग्लैंड जब सक्रिय होता है, बच्चा बड़ा प्रसन्न रहता है, प्रसन्नता रहती है, चिंता नहीं सताती, बोर नहीं होता, उदासी नहीं आती, बड़ा खुश मिजाज रहता है। और इसकी निष्क्रियता इन सारी बातों को समाप्त कर देती है। आनंद केंद्र पर किया जाने वाला प्रयोग, यह ध्यान थाइमस को सक्रिय रखता है। और थाइमस ग्लैंड जब सक्रिय रहता है, इसका अर्थ होता है कि बूढ़ापा दूर सरक जाता है, आगे सरक जाता है। न तो हंसी खुशी गायब होती, न प्रसन्नता गायब होती। आदमी उतना प्रसन्न, उतना हंसी खुशी में रहने वाला और उतना ही स्फूर्ति का अनुभव करने वाला हो सकता है। यह है बूढ़ापे के साथ मैत्री का प्रयोग। आप ऐसी मैत्री स्थापित करें कि मन में निराशा का भाव न जागे। निराशा, अपने आप में हीनता का अनुभव, यह सबसे बड़े बूढ़ापे के लक्षण है। जिस आदमी के मन में निराशा का भाव नहीं आया, जिस आदमी में हीनता की भावना नहीं आई, 90 वर्ष का होकर भी वह बूढ़ा नहीं बनता। केस सफेद हो गए, आप मान ले बूढ़ा हो गया। शरीर की शक्ति थोड़ी कम हो गई, आप मान सकते हैं कि आदमी बूढ़ा हो गया। झुर्रियां भी पड़ गई, आप मान सकते हैं कि बूढ़ा हो गया। पर जिसके शरीर में चर्बी कम होती है, झुर्रियां पड़ सकती है। 40 वर्ष में भी पड़ जाती है। झुर्रियां तब पड़ती है कि चर्बी कम होती है। जिसका शरीर चर्बी वाला होता है, मांसल होता है, 70 वर्ष का होने पर भी झुर्रियां नहीं पड़ती। तो यह तो चर्बी का काम है। शक्ति कम होना यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि कोशिका विभाजन की क्षमता का ह्रास होता है तो शक्तियां कम होना शुरू हो जाती है। हमारा शरीर चलता है कोशिकाओं के आधार पर। कोशिका का विभाजन होता रहता है, नई कोशिकाएं पुरानी समाप्त होती रहती है, नई बनती रहती है। यह शरीर कोई कम कारखाना है क्या? शरीर शास्त्री मानते हैं इस शरीर में 50-60 खरब कोशिकाएं हैं और प्रति सेकंड 5 करोड़ कोशिकाएं नष्ट होती है, 5 करोड़ कोशिकाएं फिर नई पैदा होती। बड़ा अद्भुत कारखाना, इतना बड़ा कारखाना है। तो जब यह क्रम थोड़ा शिथिल पड़ता है, शक्ति भी कम हो जाती है। पर इतना होने पर भी यह केस में जो रंगने की शक्ति है, केस को, वह भी कम होता है, चिकनाहट कम हो जाती है, तो ये भी सफेद हो जाते हैं। पर इतना हो जाने पर भी बाल सफेद हो गए, झुर्रियां पड़ गई, चलने फिरने की ताकत भी कम हो गई, किंतु मस्तिष्क स्वस्थ है तो 90 वर्ष का आदमी भी बूढ़ा नहीं बनता और बूढ़ापे के दुख को नहीं भोगता। सबसे बड़ी बात है मस्तिष्क को स्वस्थ रखना। पूरा यह ध्यान का प्रयोग, यह मस्तिष्क को स्वस्थ रखने का प्रयोग है कि हमारी भावना में श्लथता न आए, मस्तिष्क की क्षमता बराबर बनी रहे, कभी बुढ़ापा सताएगा नहीं।
मैं बहुत बार कहता हूं कि स्वस्थ कौन होता है? जिसका मस्तिष्क स्वस्थ होता है। सुंदर कौन होता है? जिसका मस्तिष्क सुंदर होता है। कोई आदमी रंग रूप और चमड़ी से सुंदर नहीं बनता। जिसका मस्तिष्क सुंदर नहीं, कितना ही दिखने में अच्छा लगता हो, पागल खाने में भी ऐसे लोग मिलते हैं। ऐसे लोगों को पागल खाने में देखा है। दिखने में तो इतने भव्य आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, पर है पागल तो पागल खाने में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। सुंदरता रंग रूप से नहीं आती, मस्तिष्क से आती है। ऐसे ऐसे लोगों को ट्रक और बस की ड्राइव करते देखा है। ड्राइवर हैं जिनका सौंदर्य अद्भुत सा लगता है, किंतु मस्तिष्क बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, निकम्मा, पूरी आजीविका भी नहीं चला पा रहे। सुंदर वह होता है जिसका मस्तिष्क सुंदर है। स्वस्थ वह होता है जिसका मस्तिष्क स्वस्थ है। मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहा, कैसे होगा? एक बार कुछ नेता लोग पागल खाने में गए। नेता को तो सब जगह जाना पड़ता है, पागल खाने को भी देखना पड़ता है, सब जगह देखना पड़ता है। पागल खाने में गए, 2-4 नेता थे और साथ में अधिकारी था, सब कुछ बता रहा था। एक आदमी मिला, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व वाला। देखा, देखते उन्होंने कहा कि यह भी पागल खाने में है? कहा हाँ, पागल खाने में। उसने सुन लिया। वह बोला कि महाशय, पागल तो नहीं हूं, पर इन मूर्खों ने मुझे यहां लाकर बंदी बना दिया। मैं तो बिल्कुल पागल नहीं। उसने बातचीत शुरू की। इतनी बढ़िया बात, इतनी समझदारी की बात, आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक बातचीत, सब कुछ ठीक। अब जब वे लोग मुड़े जाने लगे, पीछे से आया और बड़ा नेता था, एक मुक्का जड़ दिया पीछे से। अरे ये क्या? अधिकारी बोला, हजूर यही तो मैं कह रहा था कि इसमें इतना ही पागलपन है बस, और सब ठीक है, पर दिमाग संतुलित नहीं है। आगे से बिल्कुल ठीक बात, आगे मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगता है, और पीछे से एक मुक्का जड़ता है बस। जिसका दिमाग संतुलित नहीं होता, चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए, क्या बनेगा? स्वस्थ वही होता है जिसका मस्तिष्क संतुलित और स्वस्थ होता है। यह बूढ़ापा इसीलिए आता है कि मस्तिष्क का संतुलन ठीक नहीं रहता। और यह संतुलन क्यों बिगड़ता है? मैं सोचता हूं इसीलिए बिगड़ता है कि आदमी चक्के की भांति चलता रहता है। इतना मन में संताप, मानसिक संताप, और आज की भाषा में मानसिक तनाव। जीवन में इतना तनाव रहता है मन का और भावना का, उसके कारण मस्तिष्क अस्वस्थ बन जाता है, बीमार बन जाता है, और थोड़ा थोड़ा पागलपन शुरू हो जाता है। बहुत सावधानी बरतने की होती है। एक बात मन में बैठ गई, छोटी सी बात, छोटी सी आकांक्षा मन में जाग गई, तत्काल उसका प्रायश्चित कर लिया जाए, मन से उस बात को रेचन कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तब तो ठीक है। और मन में पालते गए पालते गए पालते गए तो वह छोटी सी बात इतनी खतरनाक बन जाती है कि दिमाग को पागल बना देती। मन में संदेह की बात हो गई। एक पति और पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति एक संदेह की भावना घर कर गई। बस हमेशा वही सोचता है कि वह ठीक नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। होते होते बात यहां तक पहुंच जाती है कि पागल बनाकर छोड़ देती है। छोटा सा संदेह पागल बना देता है। मैंने देखा है, एक आदमी
तो जिसके मन में यह बात हो गई कि भाई ये प्रवृत्ति साधु लोग कर रहे हैं, ये ठीक कहाँ है, पुराने तो नहीं करते थे, आज करें ठीक कहाँ है, ऐसी 1 2 3 बात बैठ गई। बैठते बैठते उन बातों ने उसको पागल बना दिया। अब कई बार मेरे पास आता है, बार बार पूछता, एक बार उत्तर दिया, दूसरी बार आता है वही प्रश्न, तीसरी बार आता है तो वही प्रश्न। मैंने समझ लिया प्रश्न का उत्तर देने का अर्थ नहीं रहा, यह तो पागलपन हो गया। साफ साफ कहना पड़ा कि भाई तुम्हारा दिमाग संतुलित नहीं है, अब उत्तर नहीं, बस तुम तो इन बातों को छोड़ दो। तो छोड़े क्या, एक बार उत्तर दिया कि ठीक है, घर पर गया और फिर वही भूत सवार। तो ऐसा भूत है, वह बुढ़िया का दामाद है कि एक जाता है तो दूसरा भूत आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है। 4 दामाद थे, चारों मर गए, चारों ही प्रेत बन गए। एक को निकाला तो दूसरा आया, दूसरे को निकाला तो तीसरा आया, तीसरे को निकाला तो फिर चौथा तैयार, चारों को निकाला तो फिर नंबर शुरू हो गया। तो बुढ़िया का दामाद कहीं समाप्त ही नहीं होता। सचमुच जीवन के प्रति बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा कोई भी विचार विकल्प मन में स्थान न कर पाए, अड्डा न जमा ले, जो कि मस्तिष्क को अस्वस्थ बनाए या बूढ़ा बनाए। बूढ़ापे के साथ मैत्री करने का मतलब है कि मन में एक भी निराशावादी विचार को स्थान न दें। आप लोग श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। एक नथुने से श्वास लिया और दूसरे से तत्काल निकाल दिया, फिर दूसरे से लिया और पहले से निकाल दिया। एक से लेते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। ठीक यह क्रम चले कि विचार आया, कई बुरा भी विचार आ सकता है। बुरा विचार आना कोई अस्वाभाविक नहीं है। हमारे भीतर न जाने कितनी वासनाएं, कितने संस्कार जमे पड़े हैं। सामान्य आदमी की बात क्या कहूं, बड़े बड़े साधक होते हैं, उनके मस्तिष्क में भी बुरे विचार, बुरी कल्पना, बुरे भाव चक्कर लगा सकते हैं, आ सकते हैं। अस्वाभाविक नहीं है, इसको आप बुरा भी मत माने, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। किंतु आया और विदा, बस विदा कर दिया। अब शहर में रहने वाला आदमी कितने पाहुनों को घर में टिका कर रखेगा? आता है और नमस्कार, बस विदा कर दिया। ज्यादा से ज्यादा हो तो चाय पानी पिलाकर विदा कर दिया बस। किंतु घर पर जमा कर कितना रखेंगे? जो भी विचार आया विदा कर दिया, तब तो बूढ़ा बनने की स्थितियां कम बनेगी। जो भी विचार आया सबको स्थान दिया, आओ तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, सबका स्वागत किया, सबको बढ़ते ही चले गए, तो दिमाग ऐसा कबाड़ी खाना बन जाएगा कि बूढ़ापा 20 वर्ष बाद आने वाला है तो आज ही आ जाएगा। रेचन करना सीखें, समवृत्ति श्वास का प्रयोग करें। समवृत्ति श्वास आपको सुझाव दिया जाता है, ध्यान करें। विकल्प आए, रोके मत, विचारों को रोके मत। विचारों को रोकना नहीं है, रोकने का प्रयत्न करेंगे तो ज्यादा विचार आएंगे। केवल जो भी विचार आए एक बार दृष्टा भाव से उन्हें देख लें। विचारों को देखें, देखें कि क्या सिनेमा के रंगपथ पर, चित्रपथ पर क्या क्या चित्र आ रहे हैं, बस देखते जाएं, देखते जाएं। दृष्टा भाव का प्रयोग करें, देखते चले जाएं। विचार आएगा, अपने आप चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। केवल आप देखते रहें। यह प्रक्रिया है मैत्री की, यह प्रयोग है मैत्री का, कि हम नए विरोध कर रहे हैं। यह भी नहीं करें क्यों बुरा विचार आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, आकर कहते हैं बड़े पापी हैं, बड़े बुरे हैं, क्या बताएं, इतने बुरे विचार आते हैं। तो मैंने तो बहुत बार उन लोगों से कहा है कि तुम पापी नहीं हो तो ऐसा करके पापी जरूर बन जाओ। अरे बुरे विचार आए तो इतना क्या बुरा हो गया?
जब ये मान रखो कि तुमने एक बड़ा सारा कूड़े करकट का ढेर अपने मस्तिष्क में या संस्कारों में इकट्ठा कर रखा है और बदबू आई तो आएगी, स्वाभाविक बात है। इतने परेशान क्यों होते हो? कोई अस्वाभाविक बात हो गई क्या? कोई अनहोनी बात घट गई क्या? कोई अनहोनी घटना नहीं है, एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है, होने की प्रक्रिया है। भीतर ही भीतर गंदगी पड़ी रहेगी, बाहर नहीं आएगी तो और सड़ान ज्यादा पैदा होगी। अच्छा है आया और चला गया, निकल गया, इतना तो कम हुआ भार। बुरा क्या हुआ? बुरा कुछ भी नहीं है, पर बहुत लोग हीन भावना से ग्रस्त हो जाते हैं। न तो हीन भावना से ग्रस्त होना है, न उसे बहुत कोई बुरा मानना है, बस केवल दृष्टा भाव का प्रयोग कर देख लेना है कि भाई ये आया चला गया, ये आया और चला गया, एक चित्र सा चल रहा है, देखते चले जाओ और काम होता चला जाए। ये प्रयोग है ध्यान का। संवृत्ति श्वास की प्रक्रिया पर ध्यान दे तो मैं सोचता हूं कि यह बूढ़ापे के साथ मैत्री का प्रयोग होगा। केवल दुख पाना न सीखें, हर दुख को सुख में बदलना सीखें, दुख को सुखमय बनाना सीखें। इस प्रक्रिया में लगता है कि शायद बहुत सारी ग्रंथियां अपने आप खुलेंगी और जो बूढ़े लोग होते हैं, बूढ़ापे को बड़ा कष्टदायी मानते हैं, अगर इस प्रकार की प्रक्रिया का अभ्यास करें, प्रयोग करें, तो और बहुत कुछ हो जाने पर भी वे कष्ट का अनुभव नहीं करेंगे, बूढ़ापा सताएगा नहीं, उन्हें दुख नहीं होगा, कठिनाइयां समाप्त होती चली जाएंगी। हम लोग बहुत गहराई से अनुभव करें कि यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग हर दुख की स्थिति में एक आलंबन देने का प्रयोग है, सहारा देता है, सहारा। और इस सहारे को पाकर आदमी अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में अपने आप को संतुलित रख सकता है। हमारे जीवन की सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है संतुलन। ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहो शरणं पवज्जामि, पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।